जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 के लिए ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 7th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग जनरल स्टडी को देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये पहला है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि हाल ही में जन समाचारों में रही मेकेदातु परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये कौन सी नदी के संगम पर स्थित है मेकेदातु परियोजना? तो सबसे पहले ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। और ये किस नदी पे स्थित है? तो ये कावेरी और अर्कावती नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ये कावेरी और अर्कावती नदी पे स्थित है। ये कर्नाटक में है। और उसके बाद इसमें इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि 4.75 टीएमसी टीएमसी पेयजल उपलब्ध कराना, इसका जो कि मुख्य उद्देश्य है। और इसमें 400 मेगावाट 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना इसका मेन लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान के संबंध में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है, यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छात्र संगठन है, जो कि ये सही है। पहला वाला इसका क्या है? सही है। दूसरे में कहा जा रहा है यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए की एक पहल है, तो ये भी सही है। दूसरा वाला भी इसका सत्य है। तीसरे में कहा जा रहा है कि इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनियों के रूप में इसे शामिल किया गया था, तो ये भी सही है इसमें। इसमें तीनों सही दोस्तों। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी इसमें सत्य है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है? तो लिथियम त्रिभुज का भाग इसमें से कौन सा देश नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो लिथियम त्रिभुज का भाग इसमें पराग्वे पराग्वे ये जो कि नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। पराग्वे ये लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है। और हम लोग लिथियम के बारे में जानते हैं। लिथियम एल से इसे डिनोट किया जाता है लिथियम को। इसे वाइट इसे वाइट वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है लिथियम को। और लिथियम एक नरम पदार्थ है। लिथियम क्या है? ये नरम पदार्थ है। ये चांदी जैसा सफ़ेद धातु है। चांदी जैसा ये क्या है? सफ़ेद धातु है। ये चांदी जैसा सफ़ेद धातु है। ये लिथियम का प्रयोग ईवी ईवी और लैपटॉप, मोबाइल आदि की बैटरी के उपयोग में किया जाता है लिथियम का प्रयोग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय अक्षय ऊर्जा के विकास में बताना है कौन सा इसमें कथन सत्य है। सॉरी, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गलत दिया गया है, इसमें गलत बताना है। तो पहला इसमें दिया गया है कि यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है, जो कि ये गलत है दोस्तों। ये सही नहीं है। पहला है। दूसरा है कि यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। ये भी गलत है इसमें। ये भी इसमें गलत है। इसमें दोनों गलत है दोस्तों। पहला, दूसरा दोनों इसमें गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। पहला और दूसरा इसमें दोनों गलत हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में इसमें बताना है कौन-सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है इसमें पहला दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी और यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की है, जो कि ये क्या है? गलत है। पहला वाला इसका कथन क्या है? पहला वाला इसका कथन गलत है। ये यूएसए यूएसए और यूके के द्वारा इसे जारी किया गया है। यूएसए और यूके के द्वारा इसे जारी किया गया है आर्थिक साझेदारी के लिए, इसलिए पहला वाला इसका गलत है। और डिक्लेरेशन क्या है? तो इसमें रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए इसे बनाया गया था, जो कि इसमें पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला है कि यह डिक्लेरेशन आघात सह, विविध और सुरक्षित अपूर्व श्रृंखला बनाने के लिए केंद्रित है, जो कि रणनीतिक निर्भरता पर काम करती है। ये सही दोस्तों। दूसरा वाला इसका सत्य है, पहला वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है। इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इक्वेरियन आयोजित किया गया है? तो इक्वेरियन ये किसके साथ आयोजित किया गया है? ये किया गया है मालदीव के साथ। मालदीव के साथ ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। मालदीव इसका राइट आंसर होगा। यह जो कि 12वां संस्करण है, ये 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबतिया में आयोजित इसका किया गया था। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। मालदीव की राजधानी माले है। यह जो कि सबसे बड़ा शहर है। ये सबसे बड़ा शहर है माले। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित किया है? तो फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये ईरान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ये ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी रेंज कितनी है इस मिसाइल की? तो 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है, मारक क्षमता है। और यह 1500 से 15 गुना, जो कि 15 गुना ये ध्वनि से अधिक गति से तेज चलने में सक्षम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम इसमें क्या बताना है? तो इसका नाम है एमबी एक्सप्रेस। एमबी एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। एमबी एक्सप्रेस ये जो कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन 9 आ जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए स्वीकृति प्रदान की है? ये किस देश के साथ किया गया है? ये किया गया है यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। यूएसए इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें। इसमें पहला दिया गया है इसमें पहला दिया गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें सीमा पार लेन-देन में भारतीय रुपया का उपयोग बढ़ाना शामिल है। तो इसका पहला कथन क्या है दोस्तों? इसका पहला कथन सत्य है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन-देन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाना शामिल है, तो इसका सत्य है। दूसरे में कहा गया है कि मुद्रा के अवमूल्यन के विनिमय दर की अस्थिरता को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर केंद्रित है। तो ये भी इसमें सही है। दूसरा वाला भी इसमें सही है और पहला वाला भी इसमें सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा इसमें दोनों सत्य हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? तो कौन-सा देश है इसमें कि जो कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा इसमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में इसमें बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं जो कि इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करती है। तो इसमें बताना है कौन-सा कथन सत्य है, जो कि ये गलत है, पहला वाला इसका कथन गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या तो 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, ये सही दोस्तों इसका। दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है यह आयोग कथित मानवाधिकार का उल्लंघन की तारीख 1 वर्ष के पश्चात किसी मामले में जाँच नहीं कर सकता है, तो ये भी सही इसमें। दूसरा वाला भी इसमें सत्य है और पहला वाला भी इसका सत्य है, जबकि इसमें पहला वाला इसका गलत है दोस्तों। दूसरा और तीसरा इसका सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो किसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नई दिल्ली में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि भारत का 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन दिया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार तथा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। ये जो कि सही दोस्तों, पहला वाला इसका सत्य है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इससे भारत का 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी इसमें सही है। दूसरा वाला भी इसका सही है और पहला वाला भी इसका सत्य है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा इसमें दोनों सत्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें 16 में। तो इसमें पहला दिया गया है कि तजाकिस्तान के फेडचेको तजाकिस्तान के फेडचेको ग्लेशियर के बाद यह विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र के संबंधित दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि ये सही दोस्तों। पहला वाला इसका सत्य है। सियाचिन ग्लेशियर में ये तजाकिस्तान के फेडचेको ग्लेशियर के बाद यह विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र का सबसे दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि ये सही है। दूसरा है कि जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ये जो कि गलत है दोस्तों। दूसरा वाला क्या है इसका? दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरा है कि यह विश्व का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र है, ये सही दोस्तों। तीसरा वाला इसका सत्य है। ये विश्व का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में 1984 में इसमें मेघदूत एक ऑपरेशन चलाया गया था। इसके द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में मेघदूत ऑपरेशन के तहत भारत के प्रशासनिक को नियंत्रण में लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है
और तीसरा सही है। इसलिए पहला, तीसरा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा है कि हाल ही में समाचारों में रही लंबानी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? लंबानी कला, ये लंबानी कला किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। लंबानी कला कर्नाटक राज्य से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट शुरू करने की सिफारिश की है? ये किस समिति के द्वारा किया गया है? ये समिति है दोस्तों न्यायमूर्ति वर्मा समिति। न्यायमूर्ति वर्मा समिति है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। न्यायमूर्ति वर्मा समिति है ये। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 शीर्ष पर है? तो कौन-सा इसमें निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। तमिलनाडु ये जो कि शीर्ष स्थान पे है। फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ये सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। कर्नाटक ये तीसरे नंबर पे है। कर्नाटक ये थर्ड नंबर पे है कर्नाटक। गुजरात गुजरात ये चौथे स्थान पे है। गुजरात कौन से स्थान पे है? तो फोर्थ स्थान पे है। चौथे स्थान पे है गुजरात और तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन 20 है हाल ही में समारोह में था कास पठार भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ये कास पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है कास पठार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। इसे 2012 में यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर किस 1 में कह रहा है कि बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? किसके द्वारा जीता है? ये जीत गया है मोहिनी द्वारा। इसके द्वारा मोहिनी द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी वाला राइट होगा दोस्तों। ये सारण जिले के छपरा की रहने वाली है मोहिनी। सारण जिले के छपरा की रहने वाली हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ष 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया था? तो बिहार रत्न सम्मान ये किसे दिया गया था? वर्ष 2023 में तो ये सोनी चौधरी को दिया गया था। किसको? सोनी चौधरी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। मुजफ्फरपुर में जो कि ये बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर नगर में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि लखीसराय जिले में सालभंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है। यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है? ये प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है? ये कुषाण काल से संबंधित है। किस काल से? कुषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन दिया गया है कि देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल ये बिहार में बनाया जा रहा है। ये जो कि गलत है दोस्तों। पहला वाला इसका गलत है। ये बिहार में नहीं है, ये हरियाणा में है। हरियाणा में हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में ये जो कि देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि लेबर 20 एल
20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया था। ये जो कि सही दोस्तों। दूसरा वाला इसका सत्य है। तीसरा वाला कहा जा रहा है कि गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका तीसरा वाला क्या है दोस्तों? तीसरा वाला भी इसका सही है। तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें दूसरा सही है और तीसरा सही है, जबकि इसमें पहला वाला गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा में सही है, दूसरा और तीसरा में सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर 10 वाले में दिया गया है दोस्तों। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर सी वाले में दिया गया है। ऑप्शन इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है, राज तरंगी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में राज तरंगी से जानकारी प्राप्त हुआ है। केशवर सराय की भारत सरकार ने बिहार में राज्य राजमार्गों की उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ 295 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये किस संगठन के साथ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों एशियाई बैंक एशियाई विकास बैंक के साथ। एशियाई बैंक विकास के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बिहार के जैविक कॉरिडोर की योजना के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें पहला दिया गया है कि इस योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र वाले जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। ये जो कि सही है। ये क्या है? ये सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है इस योजना की अवधि वर्ष 2022-23 से बढ़ाकर वर्ष 2030 कर दी गई है। इस योजना की अवधि वर्ष 2022-23 से बढ़ा करके वर्ष 2030 तक कर दिया गया है, जो कि ये गलत है दोस्तों। ये गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो कि ये सही है। तीसरा वाला इसका क्या है? तीसरा वाला इसका सही है। पहला वाला और तीसरा वाला इसका सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर बात आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा है कि बिहार के मलमास मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार के मलमास मेले के संदर्भ बताना है इसमें कौन सा सही है? इसमें दिया गया पहला है कि यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रत्येक 5 वर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि ये सही है। पहला सही इसका। दूसरे में कहा जा रहा है इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होता है। ये भी सही इसमें। दूसरा वाला भी इसका सही है और पहला वाला भी इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सत्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि बिहार की प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये राजगीर में किया जाएगा। कहाँ पे? राजगीर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ग्रंथ का हिस्सा है। ये किस ग्रंथ का हिस्सा है? ये वेदांग का हिस्सा है। 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि वेद और ब्राह्मण के सर में निम्नलिखित में से कौन सा में सही सुमेलित है? इसमें कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें सही सुमेलित बताना है कौन सा सही सुमेलित है? तो दिया गया है ऋग्वेद, तैत्तिरीय, ये जो कि गलत है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है ऐतरेय और कौशिकी होता है। यजुर्वेद ऐतरेय दिया गया है, जब उल्टा दिया गया है। यजुर्वेद क्या होता है? तो यजुर्वेद का होता है तैत्तिरीय और शतपथ होता है। सामवेद दिया गया है, कौशिकी दिया गया है, ये गलत है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है जैमिनी और छांदोग्य होता है। और इसमें अथर्ववेद दिया गया है गोपथ, ये सही है दोस्तों। इसमें अथर्ववेद क्या है? गोपथ है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला ही केवल सही है, जबकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा इसमें गलत है दोस्तों। तो केवल ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है।
क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की जातक कहानियों की सूचना मिलती है? तो किसमें दिया गया है पुनर्जन्म के जातक कहानियों की सूचना? ये अभिधम्म पिटक में दिया गया है। किसमें? तो अभिधम्म पिटक में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि मेगास्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास का पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल में भारत आए थे? तो किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे मेगास्थनीज? ये भारत आए थे किस राजा के शासनकाल में? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज ये भारत आए थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है, इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 35 में इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। यात्री दिया गया है और राजवंश के दौरान दिया गया है। इसमें फाहियान ये जो कि गुप्त वंश के शासनकाल में आया था, ये सही है पहला वाला, इसका पहला सही है। दूसरा हर्षवर्धन, ये वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये भी सही है। ए का इसमें पहला सही है, बी का दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है उसके बाद आता है उसके बाद आता है अल-मसूदी। अल-मसूदी ये गुर्जर प्रतिहार वंश से है, गुर्जर प्रतिहार वंश से है। इब्न-बत्तूता ये तुगलक वंश से है। इब्न-बत्तूता किससे है? ये तुगलक वंश से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का पहला था, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अभिलेख और उसका काल सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन-सा अभिलेख और उसका काल सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसमें दिया गया है, इसमें बताना है कौन-सा सुमेलित नहीं है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा, ये जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व दिया गया है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व दिया गया है, जो कि ये गलत है। ये कब होगा? ये 200 से लेकर के 150 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही, ये जो कि सही नहीं है। दूसरा है कि रुद्रदामन का जूनागढ़, ये जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक है, ये सही है। तीसरा है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व है, ये सही है। चौथा है पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति, ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, तो ये भी सही इसमें। केवल इसमें पहला वाला ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला सत्य है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 37 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें हड़प्पा, हड़प्पा ये जो कि रावी नदी के किनारे है। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है चहुंदड़ो। चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा ये कहाँ पे है? तो कालीबंगा ये कहाँ पे है? कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है। और धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा ये लूनी नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा है, बी का पहला है और सी का तीसरा है और डी का इसमें चौथा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक देखा है दोस्तों। इसके आगे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।